नोबिता नोबिता, ये एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये हमने एक डायग्राम के थ्रू बताया, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक मॉडल और क्लियर कर देती हूँ। जस्ट आपको नॉलेज के लिए रहना चाहिए पता। जे थॉमसन ने एक्चुअली क्या हो रहा था, हमने जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी हुई किस तरीके से हुई। उनने एक लेड का चैम्बर लिया था, उसमें उन्हें यूरेनियम रख के देखा था, तो उससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हमें पता चल गया। तो अब बात ये आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की हो गई, न्यूट्रॉन की हो गई, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब शेप जो है एक एटम का शेप या स्ट्रक्चर जो होता है, मेन बात इसकी आ रही थी कि इसका शेप कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये, और साथ में पोजीशन, किसकी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इनकी सबकी पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो ये सब लोगों का मेन एक वो एजेंडा बन गया था कि अब ये कैसे पता लगाया जाए। तो सबसे पहले फिर जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, मतलब मॉडल क्या बोल सकते हैं आप, एक अजप्शन दिया था। इनने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इनने जस्ट एक अजप्शन दिया। इनने क्या कहा कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से है, इस टाइप से सर्कुलर है, स्पेरिकल है, ठीक है, स्पेयर की शेप में है, स्पेरिकल है। और साथ में उन्होंने बोला कि ये जो पूरा जो पार्टिकल स्पेरिकल है, इसमें बीच में कहीं कहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जो कि एक तरीके से उसमें कैसे हैं, एम्बेडेड है, स्टफ्ड है, मतलब कि वो धसे हुए हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जितना भी पोर्शन है खाली वाला, वैकेंट वाला, ये इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये आइटम का जो है स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसको उन्होंने नाम दिया प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर या प्लम पुडिंग मॉडल। ये एक प्लम पुडिंग एक डिश होती है ब्रिटिश में, उसी पे बेस्ड उन्होंने क्या करा, एक अपना हाइपोथेसिस या आप बोल सकते हैं आप एक एग्जम्पशन दे दिया कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से रहेगा, जो पूरा वैकेंट स्पेस जो रहेगा आसपास का स्पेयर का, वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, मतलब वो उसमें क्या रहेंगे, उसमें आपके पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन रहेंगे, और जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, वो आपके कैसे रहेंगे, उसमें एम्बेडेड रहेंगे, ये छोटे छोटे इस तरीके से एम्बेडेड रहेंगे। और न्यूट्रॉन की उन्होंने लोकेशन ही नहीं बताई, क्योंकि न्यूट्रॉन नेगेटिव ना था ना ही पॉजिटिव चार्ज था। तो उन्होंने इस तरीके से ये अपना मॉडल दिया, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इस पर ज़्यादा कोई आगे डिस्कवरी नहीं हुई, क्योंकि उनने कोई एक्सपेरिमेंट या वैलिड स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था, इसलिए इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने रदरफोर्ड पे मॉडल पे। ये जो है आपका, ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या किया रदरफोर्ड ने 1911 में, ठीक है। रदरफोर्ड आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड काम किया। एटम का स्ट्रक्चर और शेप नहीं पता चल रहा था, प्लस लोकेशंस हमें पता नहीं चल रही थी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना एक मॉडल दिया एटम का। अब यूरेनियम की खोज तो हो ही चुकी थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें मिल चुके थे, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, इस तरीके से हमें सारे एलिमेंट्स मिल चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम यूज़ किया। उन्होंने वैसे ही एक लेड का बॉक्स लिया, वही एक्सपेरिमेंट फॉलो किया जो हमने पहले देखा था कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई। लेड का एक चैम्बर या बॉक्स आप बोल सकते हो, वो ले लिया। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा रखा, रेडियम, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वही रेडिएशन एमिट करता है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक स्लिट लगाई बीच में, जो कि क्या करेगी, जो रेडिएशंस को, स्पेसिफिक रेडिएशंस को, ओनली अल्फ़ा रेज को, हमारी 3 रेडिएशंस निकल रही थी यूरेनियम में से, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रेडियम से अल्फ़ा रेज ही का ही यूज़ किया। स्लिट लगा दी जिससे कि रेडिएशंस इधर से उधर ना जाएं, एक ही सिमिलर पाथ में, सिंगल पाथ में जाएं। तो उन्होंने स्लिट लगा दी, इससे क्या हुआ, अल्फ़ा रेज सीधी स्ट्रेट आई। आगे उन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर यहाँ पे एक शील्ड ली, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर शील्ड ली, या बोल सकते हो आप स्क्रीन ले ली। स्क्रीन में उन्होंने क्या करा, ZnS से कोटिंग करी। कोटिंग क्यों करी, पेंट कर दिया ZnS से, कि जो लाइट का इफेक्ट होगा, इल्यूमिनेशन होगा या जो भी रिएक्शन होगी, उससे वो पता चल जाएगी। ZnS जनरली हम जिंक सल्फाइड जो है
वो यूज़ इसीलिए ही करते हैं कि जिससे कि जो भी लाइट अगर ग्लोइंग कर रही है, इल्यूमिनेट हो रही है तो स्क्रीन पे, तो वो हमें पता चल जाए। तो उन्होंने सर्कुलर स्क्रीन ली प्लस उसको ZnS से जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही इसमें से अल्फ़ा रेज पास हुई तो पास होने के बाद यहाँ बीच में एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने लगाई गोल्ड फॉइल, जो कि 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर की लगभग आप मान के चलो थिन थी। ठीक है, इतनी थिन इन्होंने क्या लगाई, अपनी गोल्ड फॉइल लगा दी। इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए, इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए अल्फ़ा रेज कहाँ पे स्कैटर्ड हुई, ये जो आपकी जो सर्कुलर मिरर थी या मिरर नहीं स्क्रीन थी, इस पे स्कैटर्ड हुई। स्कैटर्ड होने से क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ग्लोइंग सा उन्हें फिर वही चीज़ मिली, लेकिन यहाँ पे जो ग्लोइंग चीज़ मिल रही थी वो फ्लैश लाइट के फॉर्म में मिल रही थी। मतलब पूरा एकदम नहीं जगमगा रहा था, फ्लैश लाइट के फॉर्म में ग्लो कर रहा था, जिसको हम बोलेंगे सिंटिलेशन। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, सिंटिलेशन। यहाँ पे लाइट जो थी वो फ्लैश के फॉर्म में आ रही थी, इसलिए इस फिनोमेना को उन्होंने क्या किया, कहा सिंटिलेशन कहा। सिंटिलेशन के बाद अब आगे उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कुछ रेज़ हैं वो स्ट्रेट आ रही हैं, कुछ रेज़ जो थी वो मतलब मान के चलो 30 डिग्री या फिर आप बोल सकते हो 40 डिग्री 45 डिग्री का एंगल बना रही थी। कुछ रेज़ जो थी 90 डिग्री थी और कुछ रेज़ जो थी बिल्कुल रिटर्न बैक करके जा रही थी, मतलब स्ट्रेट आ रही थी और रिटर्न बैक बीच से ही इतने पाथ से ही रिटर्न बैक होके जा रही थी। ये इससे उन्होंने ये अजम्पशन लगाया, इस चीज़ से क्या हुआ, ये आपका मान लीजिए ये आपका सर्कुलर पाथ है, इसमें कुछ रेडिएशंस स्ट्रेट आई, कुछ रेडिएशंस बीच से वापस चली गई, कुछ रेडिएशन फिर स्ट्रेट आई और कुछ रेडिएशन इस तरीके से आप बोल सकते हो 90 या 70 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। 3 तरीके की चीज़ें उनको मिली। पहली कि जो कुछ 90 के डिग्री से वापस चली गई, मतलब रिटर्न बैक हो गई, कुछ आपकी डिफ्लेक्ट हुई 70-80 डिग्री आप मान सकते हो, और कुछ बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, मतलब अनडिफ्लेक्टेड। 3 टाइप की उनको रेज मिली। इससे उनने ये एजम्पशन लगाया कि जो रेज आ रही हैं जो एकदम स्ट्रेट जा रही हैं ऊपर से नीचे से बिना डिफ्लेक्शन के, मतलब वो क्या है, स्पेस खाली है, मतलब बीच में उनके कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स कि ज़्यादातर जो पार्ट है एटम का अगर हम देखते हैं, क्योंकि गोल्ड की फॉइल रखी हुई है तो गोल्ड में एटम्स होंगे, ऑब्वियसली उससे रेडिएशन पास हो रही है। किसी भी एलिमेंट से या मेटल से जब कोई भी रेडिएशन पास होती है, उसको पेनिट्रेट करके निकलती है, तो उसमें क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उससे फिर वो रेज निकल रही थी। तो उससे उनने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ज़्यादातर जो पार्ट है एटम का वो कैसा है, खाली है, कैसा है, वैकेंट है। ठीक है, स्पेस खाली है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। दूसरा पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा उनने बोला कि जो रेडिएशंस डिफ्लेक्ट हुई, ज़्यादातर डिफ्लेक्ट हुई, मान के चलिए अब 90% डिफ्लेक्ट हो गई, तो मतलब वहाँ पे ये खुद कैसी है, अल्फ़ा कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। तो मतलब यहाँ पे आसपास, मतलब यहाँ के सर्कुलर पाथ में कुछ ऐसा नेगेटिव पार्टिकल है जो कि उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए वो इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। तो उन्होंने कहा कि आसपास जो रोटेटिंग बोल सकते हो आप, रोटेशन करता हुआ पार्टिकल पाया उन्होंने, वो इस वजह से, मतलब जो डिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा हुआ वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण हुआ। और थर्ड पॉइंट उन्होंने ये निकाला कि जो रेडिएशंस वापस आके मतलब आ रही हैं और स्ट्रेट पाथ में वापस अपने ही पाथ में रिटर्न बैक हो गई, तो वो उन्होंने इसका एजम्पशन ये लगाया कि बीच में यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, जो सेम चार्ज होते हैं या सेम आप बोल सकते हो सेम पॉजिटिव अट्रैक्शन वाला आपने पढ़ा ही होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट एंड पॉजिटिव या नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि बीच में सेंटर में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं या ऐसा कुछ है जिसके कारण वो आपस मतलब वापस रिटर्न बैक हो रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो उन्होंने उसको बीच वाले जो पार्ट है उसमें उन्होंने बोला कि यहाँ ज़रूर प्रोटॉन प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, इसको उन्होंने बोल दिया, जो बीच वाला जो पार्ट था उसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। तो ये 3 पॉइंट इस तरीके से उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में
अपने एज्यूम किए, मतलब अपने प्रैक्टिकल अपने मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, अपना एजप्शंस दिया कि इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये एक मॉडल निकल के आता है हमारे पास कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीच में आपका क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन भी आप बोल सकते हो, और इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और आसपास जो है इस तरीके से रोटेट करता हुआ क्या पाया गया, उनको इलेक्ट्रॉन मिला, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि हमेशा कंटिन्यूस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये उन्होंने अपना एजप्शन दिया कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहता है, घूमता रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बीच में सेंटर में रहता है, जो कि आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस जिसको उनने बोला वहाँ पे न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो उनने बोला कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्फेरिकल है, सर्कुलर है, ये उनने अपना स्ट्रक्चर दिया। लेकिन क्या हुआ, जब आगे और इसको फर्दर साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो उन्होंने ये बताया कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया है उसकी एक तो ड्रॉबैक ये लिख ली कि स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी उन्होंने नहीं बताई। दूसरा उन्होंने बोला स्कैट्रम, या आप बोल स्पेक्ट्रम, सॉरी स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। क्या होता है, जब भी कोई मॉडल देता है और वो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल में आपने देखा होगा कि जैसे सोलार सिस्टम है, उनने इस मॉडल को सोलार सिस्टम के इक्विवेलेंट बताया। तो सोलार सिस्टम में क्या होगा कि जब आपके प्लैनेट्स आसपास जब रोटेट करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, या आसपास की जो भी अदर की वो जो आती है फोर्सेस आती हैं ग्रेविटेशनल या अलग से जो फोर्सेस लगती हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेती हैं। कुछ टाइम बाद वो इतना रोटेशन होने के बाद उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जिससे कि या तो वो उसमें अंदर गिर जाते हैं या तो फिर वो ऑर्बिट से ही बाहर चले जाते हैं, मतलब उस ऑर्बिट में नहीं रहते। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्लियर नहीं हो पाई थी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस इसमें मूव करता है। दूसरा स्पेक्ट्रम, जब भी कोई लाइट किसी भी मेटल पे पड़ती है तो वो क्या करती है, कलर इफेक्ट देती है। तो इन्होंने कलर इफेक्ट के बारे में भी नहीं बताया। तो स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी की वजह से इस मॉडल को थोड़ा सा रिजेक्ट किया गया। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा सर्कुलरी, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है ऑर्बिट में और बीच में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप बोल सकते हो 70% रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट किया गया और आप 30% बोल सकते हो कि नहीं किया गया, सिर्फ स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रम की वजह से। तो ये था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कुछ ऐसे टॉपिक्स, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हमने मॉडल्स वगैरह पढ़ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, फिर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब हम पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर मतलब एटम का नंबर है ना। एटॉमिक नंबर ये दिया था आपको 1913 में, मूसले करके आए थे एक, ठीक है, मूसले करके एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने दिया एटॉमिक नंबर। उन्होंने बताया कि जितने भी नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोटॉन पे क्या होता है, आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इसको हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे, AN बोलेंगे। मतलब जैसे कि आपका ये जो है एटम है, इसमें आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्या रहेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैसा होता है, +1 चार्ज होता है। तो +1 चार्ज, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्लस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे दैट इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हमेशा जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है आपका कैपिटल Z से, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। इसके बाद हम देखते हैं मास नंबर। इसको एटॉमिक मास भी बोला जाता है, पर हम इसको एटॉमिक या मास नंबर से याद रख लेते हैं। मास नंबर भी बोला जाता है और एटॉमिक मास भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम मास नंबर पे। मास नंबर क्या होता है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
ठीक है, जो रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन क्या बोल सकते हैं आप, प्रोटॉन के पास ही न्यूट्रॉन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या कहलाएंगे, एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है, दोनों का जो सम रहता है वो मास नंबर कहलाता है। मतलब आप बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो है प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन आप करोगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा, यह मास नंबर। इसको हमेशा कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका मास नंबर। अब आते हैं हम किस पे, आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और टोप्स का मतलब होता है नंबर, ठीक है। मतलब किसी भी एटम में प्रेजेंट जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्या रहेंगे, एटॉमिक नंबर रहेंगे, वो सेम रहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। दोज नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन दी, या आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस विच आर सेम, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ रहेगी, क्या कि मास नंबर कैसा रहेगा, डिफरेंट। मतलब आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन मास जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, तो वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऐसे ही होता है आइसोबार। बार का मतलब आइसोबार, आइसो का मतलब वही सेम हो गया, और बार का मतलब होता है मास। मतलब जिन ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स का मास सेम हो लेकिन नंबर डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, आइसोबार्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइसोटोप का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखो, जब भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखा रहता है तो कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे कि ये कार्बन है, तो कार्बन में C12 ऊपर लिखाता है, 6 नीचे लिखाता है, ठीक है ना। कार्बन का C डिनोट किया जाता है, C से नीचे 6 लिखते हैं, ऊपर 12 रखते हैं। तो ये क्या है, ये आपका कहलाता है एटॉमिक क्या, मास नंबर, ठीक है। यह क्या कहलाता है आपका, मास नंबर। और नीचे वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका, एटॉमिक नंबर। ये हमेशा याद रखना। ये आपका किस से डिनोट करेंगे अपन, A से, और ये किस से डिनोट करेंगे, Z से। मतलब मास और नंबर जो है वो कहाँ कहाँ लिखा जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो अभी हम आइसोटोप्स पढ़ रहे थे। आइसोटोप्स में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये हो गया आपका 2, ये 1, ये आपका 3, ये 1। यहाँ देख रहे हो आप, मैंने बताया कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ इस साइड में आप क्या करोगे, नंबर लिखोगे। एटॉमिक नंबर मैंने बताया नीचे लिखते हैं, तो हमने तीनों का जो नंबर लिखा है 1 1 1 लिखा है, इसको बोलते हैं आप प्रोटियम, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं आप ट्राइटियम, ठीक है। इस तरीके से इसको आप डी भी लिख सकते हो, इसको टी भी लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हुए जिनके क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास आप देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने 1 2 3, हर उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका आइसोटोप्स का एग्जाम्पल। अब आइसो बार का ले लेते हैं। आइसो बार का जैसे आर्सेनिक है, AR है, फिर पोटेशियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम है। तो इसका हमेशा जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, 40 रहेगा। इसका कैल्शियम का भी 40 रहेगा। मास हमेशा कैसा होता है, सिमिलर होता है, और नंबर चेंज होता है 18 19 20। इस तरीके से ये इसके एटॉमिक नंबर चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन एटॉमिक मास सिमिलर है। तो ये कहलाते हैं आपके आइसोटोप्स और आइसोबार। एक और टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है आइसोटोन्स करके, आइसोटोन्स, जिसमें क्या होता है, आइसोटोन्स का मतलब होता है जिसमें सेम तो रहेगा आपका क्या, न्यूट्रॉन्स, इसमें रहता है सेम क्या, न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट रहते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके आइसोटोन्स। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दिया हुआ है बुक में। यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 8 लिखा, क्योंकि कार्बन का 6। इस तरीके से भी आप एटॉमिक नंबर वगैरह याद कर सकते हो, एटॉमिक मास याद कर सकते हो। ये 12 है, ये 14 है, ये आपका 16 है। इनका जो रहेगा क्या, एटॉमिक मास और नंबर दोनों डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स रहेंगे
वो सिमिलर रहेंगे। तो ये कहलाते हैं आपके आइसोटोन्स। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए। अब आगे हम इसके आगे पढ़ते हैं।